हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर के दो पार्ट हैं। आप देख सकते हैं इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिकल हीटिंग और ये दूसरा पार्ट जो है आपका ये दूसरा पार्ट है ये वाला पार्ट जो है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। तो इसके दो पार्ट हैं। आज इस वीडियो में हम थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव भी पहले पार्ट को ख़त्म करेंगे। जो पहला पार्ट है आपका वो है इलेक्ट्रिकल हीटिंग, जिसमें यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर सोलर हीटिंग तक का सिलेबस है। तो इसके पहले थ्योरी बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे कि थ्योरी में क्या है, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग मतलब होता है तो मतलब इलेक्ट्रिक के द्वारा हीट को उत्पन्न करना। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इसका प्रयोग हम इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक दोनों ही जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग के एडवांटेज क्या हैं। क्योंकि हर हीट तो हम लकड़ी को जलाकर भी, गैस को जलाकर भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल हीटिंग का एडवांटेज, इसके लाभ कौन कौन से हैं। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग का पहला एडवांटेज जो है, इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस लागत बहुत कम आता है। आप देख सकते हैं जो हम हीटर प्रयोग करते हैं उसमें मेंटेनेंस लागत बहुत कम आता है। आज की अपेक्षा लकड़ी अगर जलाकर हम विद्युत हीट उत्पन्न करते हैं तो उसमें अधिक खर्च आता है। और क्या होता है, इसकी दक्षता भी अन्य साधन की अपेक्षा उच्च होती है। और यह क्या होता है, साफ सुथरा होता है। इसमें किसी प्रकार का राख तथा धूल नहीं होता है। इसके ताप को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं जो कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग के हैं, कि अन्य साधन की अपेक्षा इलेक्ट्रिकल हीटिंग का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, साफ सुथरा होता है और इसमें की दक्षता भी अधिक होती है। अब देखिए, अब सबसे ज़रूरी बात है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो होता है उसके मेथड कौन कौन से होते हैं। और यही जितने मेथड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं यही सब आपको सिलेबस में पढ़ना है, और इसी से थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बता देते हैं कि हीटिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेथड आपको पढ़ने होते हैं। तो हीटिंग मेथड सबसे पहला होता है आपका ये इतना जो दिया है आपका यही होता है। क्या हीटिंग मेथड है, इतना आपका पहला है रेजिस्टेंस हीटिंग, दूसरा है इंडक्शन हीटिंग, तीसरा इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव हीटिंग। एक लास्ट में और दिया है सोलर हीटिंग, उसको भी आपको बताएंगे। तो इतने हीटिंग को हम आपको शॉर्ट में बिल्कुल बता देते हैं कि इन हीटिंग में कौन कौन से पदार्थ का प्रयोग होता है, ताप कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ये सब बता देंगे। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला हीटिंग देखते हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग। देखिए रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होता है कि एक पदार्थ, जैसे कोई तार हो गया, कोई तार हो गया, उसका प्रतिरोध आर है। अब अगर कोई मान लीजिए ये तार है और इसका प्रतिरोध क्या है, आर है। अब अगर जब इसमें हम धारा आई प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है। आपको पता होगा इस आई स्क्वायर आर लॉस को ही क्या बोलते हैं, जूल का नियम भी कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कि जब किसी प्रतिरोध से आर से होकर आई धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें प्रति सेकंड आई स्क्वायर आर जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ये जो आई स्क्वायर आर लॉस हुआ, इसी का प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को गर्म करने में करते हैं। ये लॉस ही क्या है, किसी भी वस्तु को गर्म करने के काम आता है। तो रेजिस्टेंस हीटिंग इसी सिद्धांत पर काम करता है। बेसिकली ये जूल के सिद्धांत पर काम कर सकता है। जूल सिद्धांत क्या है कि जब किसी प्रतिरोध आर से होकर आई धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें प्रति सेकंड आई स्क्वायर आर जूल ऊष्मा उत्पन्न होता है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग के कौन कौन से मेथड हैं। तो रेजिस्टेंस हीटिंग की दो विधियाँ होती हैं। पहला विधि जो है वो है आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग विधि, और दूसरा इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, मतलब कि प्रत्यक्ष प्रतिरोध विधि और अप्रत्यक्ष प्रतिरोध विधि। इसको भी शॉर्ट में देख लेते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड है। इसमें क्या होता है, जिस भी पदार्थ को, देखो नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड, मतलब जिस पदार्थ को गर्म करना होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट सप्लाई के संपर्क में, ताप के संपर्क में होता है। मान लीजिए जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ये चार्ज हैं। चार्ज क्या होता है, जिस पदार्थ को हमको गर्म करना होता है उसको चार्ज बोला जाता है। और इसमें क्या, दो इलेक्ट्रोड डाला गया है। अब इस इलेक्ट्रोड से ही सप्लाई देते हैं, और ये जब इलेक्ट्रोड सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, इसमें आई स्क्वायर आर लॉस होता है, आई स्क्वायर आर हानि होती है। और इस हानि जो हानि होती है यही
उष्मा का कार्य करती है और इसी से हमारा जो पदार्थ होता है गर्म हो जाता है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात सॉरी, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जैसे कि अगर एसी सिंगल फेज एसी धारा है तो हम 2 इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे। सिंगल फेज एसी धारा है तो 2 इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे, और अगर 3 फेज एसी है तो इसमें 3 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जो है, इसका प्रयोग सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है साल्ट बाथ फर्नेस। ये चीज़ आपको याद रखना है कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, साल्ट बाथ फर्नेस में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें साल्ट बाथ फर्नेस वाला ऑप्शन सही होगा। और ये जो चार्ज है आपका, इसमें चार्ज है, वो चार्ज क्या होता है, जिस पदार्थ को हमको गर्म करना होता है वही चार्ज होता है। और ये चार्ज जो होता है सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में या पीस के फॉर्म में हो सकता है, टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है जो आपका इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। देखिए बिल्कुल उसी की तरह है। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इनडायरेक्ट, मतलब जिस पदार्थ को गर्म करना होता है वो डायरेक्ट ताप के संपर्क में नहीं आता है। अगर डायरेक्ट ताप के संपर्क में नहीं आता, आप देख सकते हैं इसमें क्या है, 2 हीटिंग एलिमेंट, ये और ये 2 हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया गया है, और इसी में हम सप्लाई देते हैं। सप्लाई देते हैं तो ये जो प्रतिरोध है ये गर्म होकर, ये इसके बगैर ये जो पदार्थ हमको गर्म करना है, ये पदार्थ रखा गया है, ये चार्जेस को गर्म करना है। तो इसमें इनडायरेक्टली इसमें कोई पदार्थ गर्म नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब कि रेडिएशन विधि से और कन्वेक्शन संवहन विधि से कोई पदार्थ इसमें गर्म होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक ओवन, मतलब कि विद्युत भट्टी। इसको बिल्कुल शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक ओवन क्या होता है, ये जो खाना पकाने के लिए, मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए, ये एक प्रकार का भट्टी होता है, आप हीटर बोल सकते हैं इसको, एक प्रकार का हीटर होता है, और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड पर कार्य करता है। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। यह इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग पर कार्य करता है। तो इसमें भी क्या होता है, एक हीटिंग एलिमेंट मतलब कि एक प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, जो क्या करते हैं, जो अधिक तापमान को सहन कर सकता है। तो उसमें यही चीज़ उसमें लगा होता है, और सप्लाई देने के बाद I2R लॉस इसमें भी होता है। उसी सिद्धांत पर कोई भी पदार्थ गर्म किया जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल। मतलब कि जो हीटिंग एलिमेंट, जैसे कि आपको बताया कि इलेक्ट्रिक ओवन में क्या बताया, प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है वो किस पदार्थ का बना होना चाहिए, तो उसी की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल, कि रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल जो होता है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ज्योति ग्रुप में। हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब उच्च गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता भी होनी चाहिए। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कम तापमान गुणांक का होना चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण से मुक्त होना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो कि रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल की है, आपको याद रखना है इसको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंडक्शन हीटिंग। तो इंडक्शन हीटिंग क्या होता है, आप जानते हैं कि इंडक्शन मतलब कि प्रेरण तापन। देखिए तो ये इंडक्शन हीटिंग जो होता है आपको याद रखना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत कार्य करता है, इसमें क्या देखिए, आप रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल आपको बताया, उसमें बताया कि जो प्रतिरोध होता है उसमें I2R लॉस होता है, इसी से हम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और पदार्थ को गर्म करते हैं। इसमें I2R लॉस, इसमें दोनों का मिक्स होता है। जैसे कि देखिए इसमें एक एडी करंट उत्पन्न होता है, आप जानते हैं फैराडे का नियम जानते हैं कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, और उसी वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे क्या बोलते हैं, भंवर धारा भी कहते हैं। तो ये जो इंडक्शन हीटिंग है वो जूल का नियम ले लीजिए, और एडी करंट मतलब कि भंवर धारा, ये दोनों ले लीजिए। इसका क्या होता है, मिक्स रूप होता है। इंडक्शन हीटिंग जो होता है भंवर धारा हानि के सिद्धांत, भंवर धारा जो होती है उसी से क्या होता है, कोई पदार्थ गर्म किया जाता है। तो देख सकते हैं कि विद्युत चालक पदार्थों को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा उत्पन्न भंवर धाराओं द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से गर्म करने को प्रेरण हीटिंग कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट हीटिंग है हमारा वो है विद्युत आर्क तापन। तो विद्युत आर्क तापन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, तो दोनों को क्या करते हैं, थोड़ी सी एयर गैप रखते हैं। तो एयर गैप जब पास लाते हैं तो इनके बीच जो ये इलेक्ट्रोड जो हैं इनमें सप्लाई दिया जाता है। अब इनके बीच जो एयर गैप है, उस एयर गैप में जो इसका एयर गैप को क्या होता है, आयोनाइजेशन हो जाता है। आयोनाइजेशन मतलब आयनीकरण हो जाता है, और क्या उत्पन्न होता है, आर्क उत्पन्न होता है। यह कैसे काम करता है आपको बताते हैं।
देखिए, जब दो इलेक्ट्रोड के मध्य एयर गैप को कम करके, आपको बताया ना कि जब दो इलेक्ट्रोड, आप ये दो इलेक्ट्रोड हो गया, इसके मध्य क्या करते हैं, एयर गैप को कम कर देते हैं, उच्च वोल्टा प्रदान करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, वोल्टा प्रदान करते हैं। तो स्थिर वैद्युत प्रभाव के कारण वायु अंतराल में वायु आयनित, जो एयर गैप है ये क्या होगा, ये आयनित हो जाएगा। जब ये आयनित हो जाता है तो स्थिर वैद्युत प्रभाव के कारण वायु अंतराल में आयनित हो जाता है। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य क्या होता है, आर्क उत्पन्न हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोड प्रयोग किए गए हैं वो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं ग्रेफाइट के बने होते हैं। अब देखिए, जो आर्क हीटिंग है, आर्क हीटिंग आपका दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट आर्क हीटिंग, एक इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। दोनों में अंतर क्या है, डायरेक्ट आर्क हीटिंग क्या होता है, जिस पदार्थ को गर्म करना होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड के संपर्क में होता है। जो मतलब चार्ज और इलेक्ट्रोड दोनों क्या होते हैं, चार्ज और इलेक्ट्रोड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और इनकी भी थोड़ी सी दूरी रहती है, वही वायु जो होता है आयनित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्क उत्पन्न होता है, इसी से जो आपका ये पदार्थ है गर्म होता है। जबकि इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में क्या होता है, इसमें आर्क कैसे उत्पन्न होता है, इसमें आर्क फॉर्मेशन दो इलेक्ट्रोड के बीच होता है। देख सकते हैं आप, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। जब दोनों इलेक्ट्रोड को जब पास में लाते हैं तो दो वायु जो वायु माध्यम होता है वो आयनित हो जाता है और आर्क उत्पन्न होता है, और यहाँ पे जो पदार्थ आपका रखा रहता है वो गर्म हो जाता है। तो आर्क हीटिंग के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आर्क भट्ठी जो होती है, मतलब कि आर्क फर्नेस जो होता है, उसमें इलेक्ट्रोड तीन प्रकार के हो सकते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रोड हो सकता है, ग्रेफाइट का और सोल्डरबर्ग का भी इलेक्ट्रोड हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले सकता है कि इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग में जो इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो ऑप्शन आपका ग्रेफाइट या जो भी ऑप्शन दिया रहेगा वो ऑप्शन सही रहेगा। अब नेक्स्ट है आपका डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। देखिए, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग द्वारा जो होते हैं, हम जो जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, मतलब कि जिसको फ्लेम द्वारा गर्म नहीं कर सकते हैं, उन पदार्थों को गर्म किया जाता है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग द्वारा। जैसे हमारा लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, चाइना मिट्टी, कांच, सिरामिक, इन सब पदार्थों को डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग द्वारा गर्म किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट नोटेड है कि ऐसे पदार्थ जिनका फ्लेम द्वारा तापन संभव नहीं है उन्हें परावैद्युत तापन द्वारा गर्म करते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं इसको, ये पॉइंट नोटेड है और ये पॉइंट नोटेड है कि जिस पदार्थ को गर्म करना होता है उसे धातु के दो शिलाकार इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है और उच्च आवृत्ति की वोल्टता प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट हीटिंग मेथड जो है आपका वो है अवरक्त, मतलब इंफ्रारेड और रेडिएंट। अब देखिए, इंफ्रारेड जो हीटिंग मेथड होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन का एक विकसित रूप होता है। इसमें भी क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट का प्रयोग होता है। इसको याद रखना है आपको कि इसमें टंगस्टन फिलामेंट का प्रयोग होता है। और इसमें जो कोई भी जिस वस्तु को गर्म करना होता है वो विकिरण द्वारा गर्म होता है, ये याद रखना है। इस तापन में केवल विकिरण द्वारा ही चार्ज को ऊष्मा दी जाती है। अब जो लास्ट हीटिंग मेथड है आपका वो है माइक्रोवेव हीटिंग। तो माइक्रोवेव हीटिंग क्या है, ये भी क्या है, परावैद्युत तापन का एक विकसित रूप है। अब ये वाला पॉइंट आपको इसमें नोट करके रखना है कि परावैद्युत तापन में आवृत्ति जो होती है 10 मेगाहर्ट्ज से 150 मेगाहर्ट्ज तक होती है। और जबकि जबकि इसमें जो होता है माइक्रोवेव हीटिंग है, इसमें जो होता है 500 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज की रेंज में आवृत्ति होती है। ये पॉइंट नोट करना है। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। हमने थ्योरी आपको बहुत ही शार्ट में बताया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। बाकी पूरे सिलेबस के नोट्स लिखे हैं वो आपको PDF टेलीग्राम पे भेज देंगे। तो अब हम थ्योरी तो हो गया, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मेन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बिना थ्योरी के आप ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव को रटना भी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रट लेंगे तो कोई उससे मतलब नहीं है बिना थ्योरी की। इसलिए हमने थ्योरी आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया। और अगर थ्योरी को आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन से मेन पॉइंट है वो सारे मेन पॉइंट मैंने अपने नोट्स में लिखे हैं, तो आप उसको टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो अब थ्योरी का देखते हैं। 50 MCQ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग चैप्टर का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है आपके सामने है वो है हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस का उपयोग किया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जो इंडक्शन हीटिंग होता है उसमें क्या होता है, एडी करंट लॉस होता है, मतलब भंवरधाराहानि, और हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो इंडक्शन हीटिंग किसमें होता है, इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग ऑफ ब्रॉस, रेजिस्टेंस हीटिंग। तो आपको बताया था कि जो इंडक्शन हीटिंग है उसमें होता है। अब इसमें ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इसमें से एक ये और एक ये।
अब इसमें से दो ऑप्शन बचे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील और तीसरा है इंडक्शन हीटिंग ऑफ ब्रास। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ये दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही है, पहला ऑप्शन सही है, इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील वाला ऑप्शन ये सही है आपका। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आर्क फर्नेस में निम्न में से किसका मान उच्चतम होता है। तो ऑप्शन आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है करंट, दूसरा वोल्टेज, तीसरा पावर फैक्टर, चौथा ऑल ऑफ एबव। तो डायरेक्ट आर्क फर्नेस में निम्न में से किसका मान उच्चतम होता है। आप जानते हैं डायरेक्ट आर्क फर्नेस जो होता है उसमें आर्क उत्पन्न होता है। तो आर्क जो उत्पन्न होता है उसके किसके कारण होता है, वो उत्पन्न होता है करंट के कारण। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो सही है करंट। ये पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डायरेक्ट आर्क फर्नेस में निम्नलिखित में से कौन से पावर फैक्टर होते हैं। तो आर्क फर्नेस से क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है यूनिटी, लो लैगिंग, लो लीडिंग, एनी। आप देखो मतलब डायरेक्ट आर्क फर्नेस में कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें लो और लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो इसमें से आपका ये जो बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। अब आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, यहाँ पे कोई ऑप्शन होगा। का उपयोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को गर्म करने के लिए किया जाता है। मतलब कि कौन से हीटिंग मेथड का उपयोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, एडी करंट हीटिंग, आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। अब तो बताए थे कि जिन पदार्थों को हम फ्लेम द्वारा नहीं गर्म कर सकते हैं उनको डाइलेक्ट्रिक हीटिंग से गर्म करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाप भट्टियों को किस पावर फैक्टर पर संचालित करना वांछनीय है। कहने का मतलब चाप भट्टी मतलब इसका हिंदी है आर्क हीटिंग का। तो आर्क हीटिंग मेथड को किस पावर फैक्टर पर ऑपरेट करना आवश्यक होता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, 0.070 लैगिंग, यूनिटी और 0.070 लीडिंग। तो इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। इस जो है वो क्या है, लैगिंग, 0.070 लैगिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रेरण तापन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है। आपको पहले बताया जो इंडक्शन हीटिंग होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। जिसमें सीधा सही दिख रहा है, इसमें से आपका ये वाला ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें तापीय चालकता का उच्चतम मान है। तो तापीय चालकता का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का मान किसमें उच्चतम होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन तीसरा वाला ऑप्शन सही है, सॉलिड आइस। ये वाला ऑप्शन सही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि विकिरण हीटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो विकिरण हीटिंग का प्रयोग आपको बताया था रेडिएशन मतलब कि इंफ्रारेड से संबंधित है, या अवरक्त तापन संबंधित है। तो अवरक्त तापन का प्रयोग जो होता है वो किसमें किया जाता है, अनिलिंग ऑफ मेटल, ये भी गलत है। मेल्टिंग ऑफ फेरर मेटल, ये भी गलत है। उसका प्रयोग जो होता है, हीटिंग का प्रयोग जो होता है सुखाने के लिए, किसी चीज़ को पेंट या वर्निश को सुखाने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ड्राइंग ऑफ पेंट्स एंड वर्निशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत से हीटिंग का लाभ है, मतलब कि अन्य चीज़ों से भी हीटिंग करते हैं लेकिन विद्युत से हीटिंग करने का कौन सा लाभ है। क्विकर ऑपरेशन की तेज़ी से ऑपरेट होता है, दक्षता भी उच्च होती है, इसमें भी किसी प्रकार की गैस नहीं होती है। तो इसमें से आपकी विद्युत हीटिंग जो होता है वो तेज़ भी होता है, दक्षता भी उसकी उच्च होती है, ये भी सही है। अब्सेंस ऑफ फ्लू गैस, इसमें किसी प्रकार की कोई गैस नहीं होती है। और चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो इसमें से चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका ऊष्मीय चालकता का मान उच्च होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, किसका ऊष्मीय चालकता का मान उच्च होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप जानते हैं अगर किसी भी चीज़ में हम कापर का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत अच्छा चालक माना जाता है। तो सीधे से इसमें जो पहला ऑप्शन ही है वो है सही है, कॉपर जो है, कापर का ऊष्मीय चालकता का मान उच्च होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हीटिंग विधि का पावर फैक्टर उच्च होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्क हीटिंग में पावर फैक्टर उच्च होता है, कि डाई इलेक्ट्रिक में उच्च होता है, इंडक्शन हीटिंग में उच्च होता है, कि रेजिस्टेंस हीटिंग में होता है। तो जो आपका आंसर है वो क्या है, रेजिस्टेंस हीटिंग में उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में लीडिंग पावर फैक्टर का प्रयोग होता है। लीडिंग पावर फैक्टर किस में होता है, तो लीडिंग पावर फैक्टर का प्रयोग किस, आर्क हीटिंग में, डाई इलेक्ट्रिक में, इंडक्शन हीटिंग में, रेजिस्टेंस हीटिंग में। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो क्या सही है, तीसरा ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन सही है बी, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में। अब 13 नंबर का क्वेश्चन है कि हीटिंग की कौन सी विधि सप्लाई की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो आपको पता है कि इंडक्शन हीटिंग जो है, इसमें अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो एडी करंट, तो भंवर धारा हानि ज़्यादा होगी तो ज़्यादा उसमें प्राप्त होगा। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, इसमें भी क्या है, ये भी आवृत्ति पर ही निर्भर करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग जो मेथड होता है, इसमें कोई आवृत्ति से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग। अब 14 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है कि जब एक बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण रेडिएशन को परावर्तित कर देता है, मतलब कि कोई बॉडी है वो अपने ऊपर पड़ने वाले जितना भी प्रकाश उसमें पड़ता है उसको परावर्तित कर देता है, तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन वाइट बॉडी, ग्रे बॉडी, ब्लैक बॉडी। अब देखिए इसमें ग्रे बॉडी तो हो नहीं सकता, इसमें से ग्रे बॉडी तो हो नहीं सकता, ब्लैक बॉडी भी नहीं है, ब्लैक बॉडी क्योंकि अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, वाइट बॉडी, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब कि उष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है कब, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मस्ट बी डिफरेंट, जब दोनों वस्तुओं का तापमान भिन्न भिन्न हो। दूसरा ऑप्शन है बोथ बॉडीज मस्ट बी सॉलिड, दोनों बॉडी सॉलिड होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बोथ बॉडी मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट, दोनों वस्तुएं एक संपर्क में होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन ये दिया गया है। तो आपको पता है कि जब दो वस्तुओं का तापमान अलग अलग होता है तो ये पहले जिसका तापमान ज़्यादा होता है उसमें से उष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप वाली वस्तु में होता है। तो इसमें जो है आपका ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मस्ट बी डिफरेंट। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 16 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या रहा है कि इंडक्शन हीटिंग में सामान्यतः उच्च होता है। तो इसमें क्या उच्च होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है इसमें उच्च होता है इंडक्शन हीटिंग में। आपको पता होगा फेज एंगल से कोई मतलब नहीं, करंट से वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, तो एडी करंट लॉस ज़्यादा होगा, उससे ताप अधिक उत्पन्न होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है घरेलू केक बेकिंग ओवन में ताप को नियंत्रित किया जाता है। मतलब जो डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन होता है, भट्टी होता है केक को बनाने के लिए, उसमें ताप को कैसे नियंत्रित करते हैं। चार ऑप्शन है वोल्टेज वेरिएशन, थर्मोस्टेट, ऑटो ट्रांसफार्मर, सीरीज पैरेलल ऑपरेशन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब जो आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस हीटिंग विधि में उच्च ताप को सहन करने के लिए हीटिंग एलिमेंट बना होता है। मतलब जो रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड है उसमें जो पदार्थ को गर्म करने के लिए हीटिंग एलिमेंट लगा होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। चार ऑप्शन निकिल, कॉपर, नाइक्रोम, सिलिकॉन कार्बाइड, सिल्वर। तो इसमें से आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, सिलिकॉन कार्बाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग विधि में अधिकतम ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो आपको बताएं कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में, अब नाम से पता चला डायरेक्ट, जो पदार्थ गर्म करना है वो डायरेक्ट क्या है उसके संपर्क में, इसमें इनडायरेक्ट है। तो आपको बताया था किस विधि द्वारा होता है, रेडिएशन विधि द्वारा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है आर्क भट्टी में चोक का कार्य होता है। जो आर्क भट्टी में चोक का प्रयोग किया जाता है वो किस लिए प्रयोग, पहला ऑप्शन है टू स्टेबलाइज द आर्क, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, टू रिड्यूस सेवरिटी ऑफ सर्ज। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए एक भट्टी में ऑटोमेटिक ताप नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भट्टी में आपको बताया था ऑटोमेटिक ताप नियंत्रण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, थर्मोस्टेट का प्रयोग फ्रीज में कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। लेकिन भट्टी में ऑटोमेटिक ताप नियंत्रण के लिए जो प्रयोग किया जाता है
वो है क्या है, थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बी वाला ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, फॉर रेडियंट एनर्जी, फॉर रेडियंट हीटिंग अराउंड 2250 डिग्री सेंटीग्रेड द हीटिंग एलिमेंट आर मेड ऑफ। मतलब कि रेडियंट हीटिंग अराउंड जो है 2250 डिग्री सेंटीग्रेड, कहने मतलब कि जो 2250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सहन कर सके वो कौन सा पदार्थ है। तो पहला जो ऑप्शन है कॉपर एलॉय, कार्बन, टंगस्टन एलॉय, स्टेनलेस स्टील ओनली एलॉय। तो इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन आपका वो है सही है, टंगस्टन एलॉय। और टंगस्टन एलॉय जो होता है 2250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सहन कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 23 नंबर वगैरह है, डायरेक्ट आर्क फर्नेस का इलेक्ट्रोड बना होता है। तो आपको बताए थे जो डायरेक्ट आर्क फर्नेस होता है वो आपको क्या बताए थे कि जो उसका इलेक्ट्रोड बना होता है तीन पदार्थ से मिलकर बनना हो, तीन पदार्थ से बन सकता है वो, कार्बन भी था और आपका क्या था, ग्रेफाइट भी था। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है वो क्या है, टंगस्टन दिया, टंगस्टन हो नहीं सकता, बाकी दो ऑप्शन वो भी नहीं हो सकते, इसमें ग्रेफाइट वाला ऑप्शन सही है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि डायरेक्ट आर्क भट्ठी का पावर फैक्टर होता है। डायरेक्ट आर्क भट्ठी का पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर, लो लैगिंग, लो लीडिंग, नहीं आप वो, इसमें से दूसरा ऑप्शन आपका सही है, लो और लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में निम्न में से किसका मान उच्च होता है। तो आपको बताया इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है लेकिन कुछ अलग टाइप से आया था। तो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में जो होता है करंट का जो मान होता है वो बहुत उच्च होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन, इसके ऑप्शन और दिखा देते हैं आपको। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में निम्न में से किस कुचालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में किस कुचालक पदार्थ का, कुचालक पदार्थ की बात कर रहे हैं, पहला जो ऑप्शन कोल दिया है और जो अगला ऑप्शन है वो क्या है, सिल्वर है, कॉइन है, वूल है। तो आप डाई इलेक्ट्रिक की बात कर रहा है तो आप जानते होंगे कि डाई इलेक्ट्रिक के लिए वूल का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपका, नाइक्रोम तार को सुरक्षित रूप से किस ताप तक गर्म करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब नाइक्रोम तार का टेम्परेचर पूछ रहा है, तो नाइक्रोम तार का टेम्परेचर जो चार ऑप्शन दिया है 2000 डिग्री, 1600, 1450, 1150। तो इसमें से आपका ये वाला ऑप्शन सही है, 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, इसके आंसर ऑप्शन दिखा देते हैं। यदि किसी भट्ठी को लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाना है तो तापन तत्वों के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। मतलब कि कोई भट्ठी है उसको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलाना है, आपको गर्म करना है, तो उसके लिए हम किस हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो ऑप्शन है आपके पास वो है यूरेका, पहला ऑप्शन है यूरेका, दूसरा कैंथाल, प्लेटिनम, मोलिब्डेनम, कार्बो कंपाउंड, नाइक्रोम। तो इसमें से जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका क्या है, सही है। तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अवरक्त तापन में पदार्थ को गर्म किया जाता है। अवरक्त तापन बताए थे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में आपको बताया था कि कोई भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके लिए हम रेडिएशन विधि का प्रयोग करते हैं। तो रेडिएशन मतलब विकिरण द्वारा, तो इसमें आपको दिख रहा है बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये पहला ऑप्शन आपका सही है, ये विकिरण द्वारा। तो अगला जो क्वेश्चन 31 नंबर का जो क्वेश्चन वो करा है, वैद्युत आर्क भट्ठी में प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका, पहली बार आ रहा है। ये वैद्युत आर्क भट्ठी में प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन है कार्बन इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, सोडावर्ग इलेक्ट्रोड, रोसबी। थ्योरी में आपको बता चुके हैं इन तीनों का ही प्रयोग वैद्युत आर्क भट्ठी के इलेक्ट्रोड में किया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन से ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग विधि द्वारा तापन होता है। इसके जो ऑप्शन है वो आपको दिखा देते हैं पहले, कि मतलब क्वेश्चन समझ लेते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग विधि द्वारा हम किन चीज़ों को गर्म करते हैं। तो जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि प्लास्टिक, फिर क्या है लोहा, जल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो पहला बताए थे डाई इलेक्ट्रिक है, इसमें क्या बताए थे आपको थियरी में कि प्लास्टिक वगैरह को इसमें गर्म किया जाता है, तो ये सही है इसमें। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन आपका डाई इलेक्ट्रिक से ही है, ये क्वेश्चन जो है डाई इलेक्ट्रिक से है। तो ऐसे पदार्थ जिनका फ्लेम द्वारा तापन संभव नहीं है उन्हें गर्म करते हैं। आपको बताए थे जिन पदार्थों का ताप फ्लेम द्वारा संभव नहीं है उन्हें किससे गर्म करते हैं, परावैद्युत हीटिंग से गर्म करते हैं, मतलब डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग से। इसमें ये वाला ऑप्शन आपका सही है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। तो क्या कर रहा है, एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट में होना चाहिए उच्च प्रतिरोध। आपको बताए थे, ये याद कर लीजिए आप, एक अच्छा हीटिंग एलिमेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उच्च प्रतिरोधकता, निम्न मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और हाई रेजिस्टिविटी हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर एक अच्छा हीटिंग एलिमेंट है तो उसका जो होना चाहिए, रजिस्टिविटी हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी उसका हाई होना चाहिए। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है साल्ट बाथ फर्नेस में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन और दिखा देते हैं उसको, लेकिन इसमें से ऑप्शन सही कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें साल्ट बाथ फर्नेस, ये ऑप्शन सही होगा। सॉरी, इसमें जो 35 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग विधि का प्रयोग जो होता है साल्ट बाथ फर्नेस में भी होता है। और अभी वेल्डिंग तो हमने आपको बताया नहीं, तो इसका प्रयोग आप जान लें, इसका प्रयोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन एक दिया है ऑल ऑफ दीज, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन जो इसमें ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी क्या प्रयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साल्ट बाथ हीटिंग में धारा का प्रवाह होता है किसके द्वारा। केवल साल्ट बाथ के द्वारा, ओनली थ्रू द मटेरियल बीइंग हीटेड, थ्रो बोथ हैंड भी, दोनों के द्वारा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो साल्ट बाथ हीटिंग होता है वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के सिद्धांत पर काम करता है, और इसमें जो धारा का प्रवाह होता है केवल और केवल डायरेक्ट है, तो इसमें केवल और केवल किसमें होता है, ओनली थ्रू द साल्ट बाथ। पहला ऑप्शन इसमें सही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऊष्मा को उच्च तापमान वाले पिंड से निम्न तापमान वाले पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर 2 पिंड है, मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 पिंड हैं, ऐसे 2 पिंड हैं, एक का तापमान ज़्यादा है एक का तापमान कम है, तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होगा, कंडक्शन विधि से, कन्वेंशन विधि से, रेडिएशन विधि से, ऑल ऑफ दिस। तो आपको बता दें इसमें चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर 2 पदार्थ का तापमान एक का ज़्यादा है एक कम है, अगर आप इनके दोनों को पास नहीं ले जाते हैं तब भी दूसरा पदार्थ गर्म हो सकता है रेडिएशन द्वारा, और दोनों को सटा देते हैं, अगर ऐसे दोनों पास ले जाते हैं तो कंडक्शन द्वारा। और अगर इसमें कोई, अगर जो आप जानते हैं कन्वेक्शन जो होता है वो जल वगैरह के लिए होता है, कि जल में भी ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है कि जब, अगर मान लीजिए कोई बात है, इसमें जल है, तो जब ताप देते हैं तो पहले ऊपर का, नीचे का पदार्थ गर्म होता है, फिर वो ऊपर जाता है, ऊपर नीचे आता है, तो कन्वेक्शन होता है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन सही है ऑल ऑफ दो, मतलब कि ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें पूछ रहा है कि हीटिंग की किस विधि में दक्षता उच्च होती है। आपने कई विधियां पढ़ी, आर्क हीटिंग हो गया, रेजिस्टेंस हीटिंग हो गया, इंडक्शन हीटिंग हो गया, तो किस विधि में सबसे ज़्यादा दक्षता होती है। तो जो इसके ऑप्शन है वो आपको दिखा दे रहे हैं, वो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सॉलिड फ्यूल्स, ऑयल हीटिंग, गैस हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो जो आपको बता दें कि सॉलिड फ्यूल है, ऑयल हीटिंग है, अगर तेल द्वारा किसी पदार्थ को गर्म करते हैं ऑयल के माध्यम से, गैस के माध्यम से, तो सबसे ज़्यादा दक्षता जो होती है वो होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग में। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है, इलेक्ट्रिक हीटिंग। देखिए आपके सिलेबस में जो लास्ट, जो हीटिंग का लास्ट मेथड है वो है सोलर हीटिंग। तो इससे भी 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं। जो है पहला है कि डायरेक्ट सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है किसमें, वाटर हीटिंग में, डिस्टिलेशन में, ड्राइंग में, ऑल ऑफ एबोव में। तो मतलब सूर्य ऊर्जा का डायरेक्ट कैसे प्रयोग करते हैं, जल को भी गर्म करने में, डिस्टिलेशन में, ड्राइंग मतलब किसी भी चीज़ को सुखाने में भी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सही हो सकता है, चौथा ऑप्शन इसमें सही, ऑल ऑफ एबोव, कि सोलर एनर्जी का प्रयोग इन सभी तीनों में होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है कि सोलर कलेक्टर का कार्य परिवर्तित करना है। मतलब आपने देखा होगा कि सोलर कलेक्टर जो होता है वो किस चीज़ को किस में परिवर्तित करता है, सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, नहीं, सोलर कलेक्टर ये काम नहीं करता है। वो करता है, वो जो होता है कि सोलर सेल होता है जो सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदले, लेकिन सोलर कलेक्टर है। दूसरा ऑप्शन है सोलर एनर्जी रेडिएशन में, तीसरा है सोलर एनर्जी थर्मल एनर्जी में, सोलर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में। तो जो तीसरा ऑप्शन है उसमें सबसे सही है, क्योंकि सोलर कलेक्टर जो है
सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस सोलर सेल का आउटपुट ऑप्शन दिया है या कुछ कोई ऑप्शन आएगा चारों में से, के क्रम में होता है। तो 1 वाट, 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो पहला वाला ऑप्शन सही है। तो अगला जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि सोलर विकिरण प्रवाह मतलब सोलर रेडिएशन फ्लो को आमतौर पर किसकी मदद से मापा जाता है। तो आपने रेनबल सोर्स ऑफ एनर्जी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि सोलर विकिरण को किससे मापते हैं, पायरोनोमीटर से नापते हैं। तो इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला ऑप्शन इसमें से सही है। पायरोनोमीटर द्वारा सोलर विकिरण प्रवाह को नापा जाता है। अब जो बाकी के 8 क्वेश्चन हैं, बाकी के 8 क्वेश्चन आपके वन लाइनर हैं। तो वन लाइनर पहला 43 नंबर की परावैद्युत तापन में आवृत्ति जो होती है 10 मेगाहर्ट्ज से 150 मेगाहर्ट्ज के रेंज में होती है, ये आपको याद रखना है। और 44 नंबर है, माइक्रोवेव हीटिंग में 500 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज तक रेंज में प्रयोग की जाती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखिए जो 45 नंबर वो क्या कर रहा है, आर्क भट्टी में उत्पन्न आर्क के वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में टाइपिंग की जाती है, मतलब कि ऑटो ट्रांसफार्मर का लगभग प्रयोग किया जाता है इसमें। जो 45 नंबर है ये कह रहा है कि आर्क भट्टी जो होती है वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में टाइपिंग करके। और 46 नंबर जो है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट आर्क भट्टी में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप उत्पन्न होता है, ये भी याद रखना है आपको। और 47 नंबर है कि वायु माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा को आर्क कहा जाता है। ऑप्शन के रूप में आ सकता है कि वायु माध्यम बहने वाली विद्युत धारा को कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा तो आर्क जो होगा वो ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर है वो क्या है, फ्रिज में कूलिंग के कंट्रोल के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ये आप आगे पढ़ेंगे थर्मोस्टेट को डिटेल में, क्योंकि फ्रिज में कूलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो फैक्ट है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक ओवन का प्रयोग खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए होता है और इसमें नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब जो लास्ट है आपका 50 नंबर जो है, रेजिस्टेंस हीटिंग जूल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब जो है आपको बताते हैं कि अगर आप टेलीग्राम पर क्विज देना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से क्विज सर्कल नाम का चैनल है, वहाँ पर आप 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के क्विज दे सकते हैं, और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए भी लिंक हम दे देंगे।